Hello friends, welcome to current affair videos from Toppers Notes. Today, that is 12th of June 2022, I will be covering the following articles. The first article is the Sant तुकाराम टेम्पल और उसकी सिग्निफिकेंस। संत तुकाराम ने एक टेम्पल जिस जगह पे बना है उनका, उस जगह का सिग्निफिकेंस और इसके रिलेटेड जितने भी उन्होंने सोशल मूवमेंट करने की कोशिश की, उनका जो सोशल सिग्निफिकेंस था, उनके आइडियाज़, उन सब का। सेकेंड आर्टिकल, द वॉर टेक्स टोल ऑन सूरत डायमंड ट्रेड। वॉर की वजह से सूरत डायमंड ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और क्या उसके अदर एस्पेक्ट्स हैं, वो सब। थर्ड, रशिया डिलीवर्स मोर एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल फॉर कंडुकलम न्यूक्लियर प्लांट। एक नया एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल जो डिलीवर हुआ है उसका वो कैसे फंक्शन करता है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों है, ये सब। फोर्थ, फॉर्मर सीएजी पुशेस फॉर मोर अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट। सीएजी का फंक्शन क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी कैसे वो इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं, और जो पूर्व सीएजी है महर्षि जी, उनका क्या इसमें आगे सजेशन है। फिफ्थ, फिच अपग्रेड्स इंडियाज़ आउटलुक टू स्टेबल साइटिंग रैपिड रिकवरी। फिच ने अपग्रेड किया है इंडिया का आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल की तरफ, तो वो क्यों किया और उसका क्या आउटलुक रहा है और क्या आगे का एक्सपेक्टेड है। सिक्स्थ, इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। पहली ऐसी वैक्सीन जो एनिमल्स के लिए होगी, जो लॉन्च हुई है, उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, संत तुकाराम टेम्पल और उनकी सिग्निफिकेंस। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है संत तुकाराम का मंदिर, जो कि है देहू पुणे में। एक शिला है काफ़ी इम्पोर्टेंट इस टेम्पल और इस सेक्ट के लिए, जिसे बेसिकली एक पत्थर है वो, जिसे शिला भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है, देहू संस्थान टेम्पल की प्रीमाइसेस के अंदर है। और सेंचुरीज से ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है वरी का। वरी का मतलब है एनुअल पिलग्रमेज टू पंढरपुर। अब इस शिला मंदिर के बारे में देखिए। जो भक्ति संत संत तुकाराम थे, वो बेसिकली इस पत्थर पे या इस शिला पे बैठे थे 13 दिनों तक लगातार। जब चैलेंज किया था उनकी ऑथेंटिसिटी को, या जो उन्होंने लिखा था, अभ्यांश लिखे थे, उनकी जब ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया गया था, तो उन्होंने इन अभ्यांश को नदी में फेंक दिया था, इंद्रायणी रिवर में। और 13 दिनों तक वो इसी शिला पर बैठे रहे। 13 दिनों बाद देखा गया कि जो इंद्रायणी रिवर के अंदर फेंकी गई इनकी अभ्यांश थी, वो वापस आ गई थी, रीअपियर्ड थी, जिससे प्रूव हुई थी इनकी ऑथेंटिसिटी। ये मानना है इस सेक्ट का। जो रोक थी उसी रोक के ऊपर बैठे थे, और वहीं से फिर शुरू हो गया पिलग्रिमेज ऑफ द वरकरी सेक्ट। अब वरकरी सेक्ट, संत तुकाराम और उसका काम जो बेसिकली सेंट्रल है उसका क्या है, वरकरी सेक्ट के इर्द गिर्द है और पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। उनका जो मैसेज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो पॉइंट करते थे टूवर्ड्स अ कास्टलेस सोसाइटी, जिसमें कोई कास्ट ना हो, और उनका डिनाइल था टूवर्ड्स रिचुअल्स, जिससे एक सोशल मूवमेंट भी शुरू हुआ अगेंस्ट रिचुअल्स एंड कास्ट इन द सोसाइटी। संत तुकाराम को क्रेडिट भी दिया जाता है फॉर स्टार्टिंग द वरी पिलग्रिमेज। उन्हीं से शुरू हुई थी वरी पिलग्रिमेज भी। सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वरी सेक्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, और संत तुकाराम और उनका मैसेज, जिसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। सो दिस टॉपिक इज अबाउट वॉर टेक्स टोल ऑन सूरत डायमंड ट्रेड। काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स जॉबलेस हो गए गुजरात में, क्योंकि रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हुआ रशिया से, वो रुक गया है। अब रॉ मटेरियल सप्लाई जो रुका है उसका रीज़न क्या है। एक तो सबसे बड़ा है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ज़्यादातर रशिया से। 2008 के रिसेशन में बहुत डिक्रीज़ हुआ था डिमांड में, उसी तरह की सिचुएशन अब बन रही है। इंडस्ट्री वॉज क्लोज्ड फॉर अबाउट 35 days ड्यूरिंग पैंडमिक, और लैक्स ऑफ जॉब्स आर लॉस्ट ऑलरेडी। सिचुएशन आज की देखें तो डायमंड इंडस्ट्री में वी इम्पोर्ट 100% ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी मेजर कंट्रीब्यूटर है, सच एज साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड कॉन्गो।
लेकिन जो रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से यूएस ने बैन कर दिया है रशियन एंड कंपनीज़ को, और नियरली 27 to 30% ऑफ रॉ मटेरियल जो हम रशिया से ले रहे हैं वो आना बंद हो गया, जिसकी वजह से जॉब लॉस हो रहा है। 75% जो कंजप्शन है एंड प्रोडक्ट का वो यूएस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम करता है। टोटल एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी वॉज अबाउट $37 billion compared to $27 billion इन द प्रीवियस ईयर। एम्प्लॉयमेंट जो है लगभग स्मॉल डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग जो होती है वो रूरल गुजरात में होती है, और 12 लाख लोग इन दिस सेक्टर अपार्ट फ्रॉम 5 लाख इन रूरल गुजरात। 70% ये जो वर्कर हैं ये गुजरात के अंदर से हैं और बाकी के राजस्थान, यूपी, बिहार एंड केरला से। सो एक स्टेप जो लिया है यूएस ने टू बैन कंपनीज ऑफ रशिया, उसका इम्पैक्ट आ रहा है इंडिया तक एंड पीपल लूजिंग जॉब फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। सो ओवरऑल ध्यान में क्या रखना है कि कौन कौन से मेजर ट्रेड पार्टनर है, कहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट के मेजर पार्टनर कौन से है, टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है, और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में जूल्स एंड ज्वेलरी का कहाँ पे प्लेस आता है। डिमांड क्या है इंडस्ट्री के अंदर, एज द यूएस इज़ द मेन मार्केट, इंडस्ट्री हैज़ टू अबाइड बाय देयर डिसीजन, क्योंकि अगर यूएस की बात नहीं मानेंगे और बाईपास करने की कोशिश करेंगे इंपोर्ट बैन को, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोर्ट है वो भी यूएस में जाता है। सो इस वजह से मानना पड़ेगा। यूएस ने यहाँ तक कि इंडियन प्रोडक्ट्स को भी बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो भी अगर आ रहे हैं रशिया के रॉ मटेरियल को यूज़ करके तो उसको भी वो बैन कर रहे हैं। इसलिए जो मार्केट की डिमांड है कि गवर्नमेंट इस मैटर में इंटरवीन करे। लेकिन ऐसे अप्स डाउन पहली बार नहीं है, पहले भी रहा है। बाकी सेक्टर को देखें तो डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड फॉर डायमंड्स ड्यू टू चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट बूम ड्यूरिंग इन लॉकडाउन इंस्टेड ऑफ 25% लॉस। प्रॉपर पॉलिसी ऑन वैल्यू एडिशन इस सेक्टर में आए, और ट्रेड वॉर अगर चाइना और वेस्ट में ना हो, मतलब जो हो रहा है उसकी वजह से भी इंडस्ट्री को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया गेन कर रहा है इन दिस सेक्टर। दिस टॉपिक इज रशिया डिलीवर्स मोर एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल फॉर कंडुकुलम। रशिया ने सप्लाई किया है पहला बैच जो एक मोर रिलायबल एंड कॉस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल है TVS-2M टू इंडिया, जो कंडुकुलम की यूनिट 1 एंड 2 है उसके लिए, कंडुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में। सिग्निफिकेंस क्या है TVS-2M का, इसका जो साइकिल है फ्यूल का वो 18 मंथ का है। पहले के जो फ्यूल आते थे उनका साइकिल होता था 12 मंथ। फ्यूल साइकिल का बेसिकली मतलब क्या है, मीन्स द रिएक्टर विच हैज़ टू बी स्टॉप्ड फॉर एवरी 12 मंथ फॉर रिमूविंग द स्पेंट फ्यूल एंड इंसर्टिंग फ्रेश फ्यूल का बंडल एंड अलाइड मेंटेनेंस विल नाउ हैव टू बी स्टॉप्ड आफ्टर 18 मंथ्स। यानी कि जो फ्यूल साइकिल 12 महीने बाद बंद करके दोबारा से रीस्टार्ट करनी पड़ती थी, रिप्लेसिंग ऑल द फ्यूल एंड कॉम्पोनेंट एंड मेंटेनेंस, वो अब 18 महीनों में करनी रहेगी बिकॉज ऑफ दिस न्यू टाइप ऑफ फ्यूल। इसका पहला एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज है कि काफ़ी रिजिडिट है। रिजिड होने की वजह से इसके बंडल को ईजिली इंसर्ट और बाकी की चीज़ें किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ द वेल्डेड फ्रेम जो उसके ऊपर है, उसे फ्यूल को असेंबलीज़ के अंदर रिएक्टर में रिटेन करने में भी उसकी ज्योमेट्री नहीं चेंज होती है और ईजिली वो भी किया जा सकता है। जो स्पेसर ग्रिड है जो प्रोटेक्ट करती है फ्यूल को आपस में टकराने से, वो भी फ्रेटिंग वियर है, और जिस वजह से बेटर एडवांटेज प्रोवाइड करता है फ्रॉम द प्रीवियस वन। एडिशनल जो स्पेसर ग्रिड फ्यूल के अंदर है वो उसको वाइब्रेशन रेजिस्टेंट भी बनाते हैं, क्योंकि स्पेस है तो वाइब्रेशन ज़्यादा वो कन्वे नहीं करता, जिसकी वजह से वाइब्रेशन रेजिस्टेंस भी हो गया। जो न्यू फ्यूल है वो यूरेनियम की भी कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है। न्यू जनरेशन एंटी डेब्रीज फिल्टर की वजह से जो है बंडल्स को प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम डेब्री का डैमेज, क्योंकि डेब्रीज जो प्रोड्यूस हो रही है फ्यूल की रिएक्शन के दौरान वो डैमेज कर देती है कभी कभी रोड को, तो उससे भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑपरेशन इन लॉन्गर फ्यूल साइकिल्स ऑल्सो एनहांस द इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, क्योंकि बीच में बंद नहीं करना पड़ेगा। द पावर यूनिट्स कैन प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस। इसके अलावा प्लांट ऑल्सो नीड लेस फ्यूल, क्योंकि अब 12 से बजाय 18 महीनों तक सेम फ्यूल चल रहा है, एंड हैज़ टू डील विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ स्पेंट फ्यूल्स।
तो जो स्पेंट फ्यूल की अमाउंट होगी वो भी फिर कम निकल के आएगी। कंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का अगर देखें तो रशिया ये हेल्प कर रहा है बनाने में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो 1988 में जाके साइन हुआ था, और फॉलो ऑन इसके ऊपर एग्रीमेंट हुए थे 1998 एंड 2008 में। पहली जो स्टेज थी वो यूनिट 1 एंड 2 कमीशन की गई थी 2013-17 में। पावर यूनिट 3, 4, 5 एंड 6 आर करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो TVS 2M इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या फ्यूल है, कैसे एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, इस पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। और कंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बाकी के जो 6-7 न्यूक्लियर प्लांट है कंट्री के अंदर, उनकी लोकेशन कहाँ पे है, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्मर Comptroller and Auditor General of India CAG pushes for more accountability in the government. उन्होंने ऐसा क्यों कहा? न्यूज़ में क्या आया, एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा हुआ है कि while addressing a conference on digitization of public expenditure organized by George Washington University and Bill and Melinda Gates Foundation, जो राजीव महर्षि थे फॉर्मर CAG, उन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए हैं रिगार्डिंग ऑडिटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। कंसर्न्स क्या शो किया उन्होंने ऑडिटिंग सिस्टम में? पहली, द CAG ऑफिशियल सीज ओनली द अकाउंट्स दैट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वॉन्ट देम टू सी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहता है कि आप यही अकाउंट देखिए, सिर्फ वो ही देख सकते हैं CAG ऑफिशियल्स। इट्स अ मेजर एलिगेशन कि जो चीज़ वो हाइड करना चाहते हैं दे कैन हाइड। एंड इफ़ यू सी द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ CAG, वी डू नॉट इवन come up to the insufficient standards of the chartered accountants of private companies in the matter of assurance। यानी कि CAG की रिपोर्ट्स देख के एक जो बेसिक अश्योरेंस आता है कि ऑडिटेड है सारा सिस्टम, वो उनका स्टैंडर्ड इतना भी नहीं है कि एक प्राइवेट कंपनी का चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है उसके भी बिलो लेवल की रिपोर्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं फ्रॉम द CAG, क्योंकि क्वालिटी ऑफ इनपुट इज़ वेरी लो एंड वेरी लिमिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट शो नहीं करता। CAG officials were faced with strange situations where they were under pressure of time and officers concerned। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑलरेडी उनके पास टाइम कम होता है बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, एंड जो ऑफिसर कंसर्न से अगर वो रिपोर्ट भी लेते हैं तो वो बोलते हैं कि फाइल इज़ लॉस्ट, फाइल गुम हो गई, हमारे पास नहीं है। तो क्या ऑडिट होगा? कुछ नहीं होगा। The way the accounts are, they are not even properly auditable। यानी कि जिस तरह से वो अकाउंट को मेंटेन करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, वो ऐसे लैंग्वेज में और इस तरह से मेंटेन्ड है कि उनको ऑडिट करना भी बेहद चैलेंजिंग जॉब है। द लार्जर इशू वॉज दैट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दैट एवरी रुपी earned or spent had to be accounted for by the legislature, जिसकी वजह से CAG को इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला है। इनकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वो कहाँ फॉलो हो रहा है अगर इस तरह के सिचुएशन रहता है? तो जो लार्जर इशू है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग फाइल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बट टू कीप द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अलाइव, कि जो भी पैसा खर्च या कमाया जा रहा है उसका पूरा अकाउंट होना चाहिए। नाउ विद द काइंड ऑफ डाटा वी हैव, पार्लियामेंट कैन ड्रॉ नो assurances that every rupee earned or spent is consistent with what they have approved for। यानी कि पार्लियामेंट ने जिस चीज़ के लिए बिल पास किया, बजट पास किया कि इतना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इतना अर्निंग्स होना चाहिए, वो अश्योर्ड नहीं हो सकते विद करंट स्टैंडर्ड ऑफ CAG, क्योंकि कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, ये सब चीज़ों अच्छे से ऑडिट नहीं हो रही इन द कंट्री। सो देयर इज़ नो अश्योरेंस रिगार्डिंग दैट। द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज नॉट जस्ट डिजिटाइजेशन बट बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। यानी कि किस तरह से वो काम हो रहा है उसको पूरा री इंजीनियर करने की रिक्वायरमेंट है, ना सिर्फ डिजिटाइजेशन करने की। डिजिटाइजेशन से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, पूरा प्रोसेस री इंजीनियर करना होगा। प्रीलिम्स टेक अवे में CAG कैसे फंक्शन करता है, CAG की पावर्स क्या होती है, CAG कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से बनता है, और
कभी कभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन सीएजी टू यूके, यूनाइटेड किंगडम के सीएजी सिस्टम से कंपैरिजन, किस में कितनी पावर और क्या लैक्यूनेज है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिच ने अपग्रेड कर दिया इंडिया का आउटलुक टू स्टेबल साइटिंग रैपिड रिकवरी। जो क्रेडिट एजेंसी है उसने पेयर कर दिया 23 फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.8, क्योंकि इन्फ्लेशन उसको दिख रही है एट 6.9%। जो स्टेबल की है रेटिंग फ्रॉम नेगेटिव, वो क्या है कि जो सॉवरेन रेटिंग है इंडिया की, कुछ इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज नोमुरा, फिच, मूडीज़, ये सब असाइन करते कंट्री को। सो फिच ने नेगेटिव की बजाय, जो बहुत रिसेंटली उन्होंने नेगेटिव में डाल दिया था इंडिया को, उसको नेगेटिव को स्टेबल कर दिया है। फिच रेटिंग रेज्ड इंडियाज़ आउटलुक फ्रॉम टू स्टेबल फ्रॉम नेगेटिव। जो साइट करने की बात थी वो थी फेडिंग डाउन साइड रिस्क टू मीडियम टर्म ग्रोथ, यानी कि पहले जो रिस्क ज़्यादा था डाउन साइड मीडियम टर्म ग्रोथ को, वो कम दिख रहा है उनको। क्यों कम दिख रहा है? क्योंकि उनको दिख रहा है कि रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी हुई है कंट्री के अंदर, और जो वीकनेस थी वो भी इसकी वजह से कमज़ोर हो गई है इन द फाइनेंशियल सेक्टर, कि फाइनेंशियल सेक्टर वाज गोइंग थ्रू टू मच प्रेशर, उनकी बैलेंस शीट वाज टू मच रेड, वो भी थोड़ी ईज हुई है। इट लोवर्ड इंडिया की जीडीपी, ऑल्दो 8.5% जो पहले प्रोजेक्ट की थी उससे अब उन्होंने 7.8 कर दिया है, क्योंकि बोल रहे हैं इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। नियर टर्म हेड विंड्स को देखे, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस शॉक को देखे, उसके बावजूद भी इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो रोबस्ट रहेगी, लेकिन जो पब्लिक फाइनेंसेस रहेंगे वो कमज़ोर ही रहेंगे, और ये एक क्रेडिट वीकनेस की तरह काउंट होगा इन द क्रेडिट रेटिंग। क्योंकि अगर पब्लिक फाइनेंसेस वीक रहते हैं तो चांसेस होते हैं ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिस्क टू रीपेमेंट, और एज अ रिज़ल्ट क्रेडिट वीकनेस वो शो करेंगे। लेकिन जो डेट रेशियो है वो ब्रॉडली स्टेबलाइज ही रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से डेट बढ़ रहा है साथ के साथ रिकवरी रैपिडली हो रही है, और जो साइज़ है इकोनॉमी का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, इनकी जीडीपी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो डेट रेशियो भी स्टेबल रहने वाला है। द फर्म अफर्म्ड इंडियाज़ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर रेटिंग एट BBB-, नॉट अ वेरी गुड रेटिंग, लेकिन उसने इसी को मेंटेन रखा है अभी भी। वाइल रिवाइजिंग द आउटलुक ऑन अकाउंट ऑफ एडिक्वेट बफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो नेगेटिव से स्टेबल किया है वो क्यों किया है, एक और कारण है वो है कि फॉरेन एक्सचेंज $600 बिलियन काफ़ी सही अमाउंट में अवेलेबल है, जिसको कंट्री यूटिलाइज कर सकती है। एक BBB रेटिंग रिफ्लेक्ट करती है लो एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट रिस्क, इनकी डिफ़ॉल्ट का रिस्क काफ़ी कम है लेकिन है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, ऑल्दो इंडिया डज नॉट हैव एनी सच रिस्क, बट स्टिल, एंड इसी वजह से गवर्नमेंट काफ़ी बार क्रिटिसाइज भी करती है ये सारी क्रेडिट एजेंसीज को कि दे डू नॉट गिव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड एडिक्वेट रेटिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि अगर वो देते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पुश होगा इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स चेक करते हैं पहले कि इनकी रेटिंग्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो काफ़ी कम है, एंड द कैपेसिटी फॉर पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स वो सही है। क्यों सही है वो? क्योंकि फॉरेन रिजर्व हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। वाइल हाई नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हैज़ फैसिलिटेटेड अ नियर टर्म रिडक्शन इन इंडियाज़ जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो, इनकी ज़्यादा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की वजह से जो डेट टू जीडीपी रेशियो वो भी मेंटेन रहे, डेट बेशक बढ़ा लिया लेकिन जीडीपी का जो नॉमिनल ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा रही है। द हायर सब्सिडीज़ दिस ईयर एंड द एक्साइज ड्यूटी कट जो पेट्रोल और डीजल पे किया है, उसकी वजह से जो सर्ज होगी कंज्यूमर प्राइसेस में वो कंट्रोल तो होगी, लेकिन कॉस्ट क्या करेगी? 0.8% ऑफ जीडीपी, इनकी कम से कम 0.8% जीडीपी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ सब्सिडीज़ एंड एक्साइज ड्यूटी कट। इसी वजह से 8.5% से 7.8% कर दी इंडिया की जीडीपी। दिस वुड पुश द फिस्कल डेफिसिट टू 6.8%, जो बजट का टारगेट था 6.4 उसकी जगह। बेशक रेवेन्यूज़ रोबस्ट रहे, लास्ट ईयर
रोबस्ट रेवेन्यू की वजह से फिजिकल डेफिसिट को ज़्यादा बेटर वे में मैनेज कर पाए। 6.89 का टारगेट था, वहीं 6.7 तक लेके आ पाए उसको, 6 या 7। सो इस वजह से क्यों हुआ था वो, क्योंकि रेवेन्यू काफ़ी रोबस्ट रहा था। लेकिन अब की बार रोबस्ट रेवेन्यू रहेगा तब भी 6.4 से 6.8 जाएगा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कट काफ़ी ज़्यादा, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का सब्सिडी बिल होगा, स्पेशली फर्टिलाइज़र सब्सिडी, और लगभग 1 लाख करोड़ का एक्साइज ड्यूटी कट होगा। तो अगर 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी आता है तो भी जो डेफिसिट है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसने अनवील किया है इंडिया की पहली कोविड-19 में वैक्सीन एनिमल्स के लिए। ये डेवलप करी गई है हिसार बेस्ड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एक्वीन्स, और जो वैक्सीन का नाम रखा गया है वो है एनकोवैक्स। ये प्रोटेक्ट करेंगी एनिमल्स को अगेंस्ट डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट्स ऑफ सार कोविड से। इट हाउ इट वर्क्स नाउ, जो एनकोवैक्स है वो यूज़ की जा सकती है डॉग्स में, लायंस में, लेपर्ड्स में, माइस में, रैबिट्स में। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी कि किल किया हुआ है वायरस को, और उस किल्ड वायरस को बेसिकली डाला जाएगा बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू, और डेवलप्ड की गई है यूजिंग इन्फेक्टिशियस पार्ट ऑफ डेल्टा वेरिएंट, यानी कि नॉर्मल ओरिजिनल जो कोविड वायरस था उसके बजाय डेल्टा वेरिएंट को यूज़ किया गया है टू मेक दिस वैक्सीन। एडिशनली इट ऑल्सो यूजेस एल हाइड्रोजल। एल हाइड्रोजल से, जो कि एक एडजुवेंट है, वो बूस्ट करता है इम्यून रिस्पॉन्स। जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है आफ्टर इंजेक्टिंग अ वैक्सीन वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ एल हाइड्रोजल। और ये पहली वैक्सीन है जो एनिमल्स के लिए डेवलप हुई है इंडिया के अंदर। रिक्वायरमेंट क्या थी? काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स आए थे जिसमें ये कहा गया था कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है काफ़ी सारे एनिमल्स के अंदर इंक्लूडिंग डॉग्स एंड कैट्स में पाया जा रहा है। इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट ट्रांसमिशन फ्रॉम कंपेनियन एनिमल्स टू ह्यूमंस। काफ़ी पालतू जो जानवर होते हैं उनसे ह्यूमंस को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उन पालतू जानवरों को कोविड की वैक्सीन लगने की बात की गई है। The risk of animals spreading the infection to humans is although comparatively very low, और उसको लो कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी जो रिस्क है वो भी एलिमिनेट हो जाए, इसके लिए रिक्वायरमेंट था इस वैक्सीन का। द एम ऑफ वैक्सीन इज़ टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड एनिमल्स एज वेल, जैसे लायंस, टाइगर्स। इंडिया में रिपोर्ट किया गया एटलीस्ट 9 कोविड इन्फेक्शन इन एशियाटिक लायंस इन चेन्नई जू। One of the lions likely died because of कोविड वायरस। इसकी वजह से जो टाइगर रिजर्व्स है उनको भी ओवरऑल इंडिया में बंद किया हुआ है फॉर टूरिज्म, मेरली बिकॉज दे फील कि इस वजह से वो कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए कोविड से, एंड दे माइट डाई बिकॉज ऑफ कोविड। एक स्टडी भी की गई बाय इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसने पाया कि एटलीस्ट 3 नेचुरल कोविड इन्फेक्शन इन वाइल्ड एशियाटिक लायंस आर फाउंड, एंड अ लेपर्ड कब वाज फाउंड डेड, और जब इसका टेस्ट किया गया तो वो कोविड पॉजिटिव निकला। द एनिमल्स डेवलप अ सिमिलर सिम्टम्स टू ह्यूमन, जैसे ह्यूमंस के अंदर होते हैं कफ, कोल्ड, फीवर, लंग लेसेंस, ये सारे के सारे एनिमल्स में भी सिमिलर सिम्टम्स देखे गए बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन जो डिजीज़ है वो जूनोटिक है, तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, तो एक वैक्सीन अगर होती है इसके लिए तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। अब कौन से टाइप की है, ये क्या ज़रूरी है कि भाई इनएक्टिवेटेड टाइप ही हो? एक किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वाइल्ड एनिमल्स के लिए हमेशा बेटर रहती है कंपेरेड टू लाइव अटेंचुएटेड वैक्सीन। जो लाइव अटेंचुएटेड वैक्सीन होती है ये बेसिकली एक वीकेंड लाइव वायरस होता है, यानी कि वायरस को इतना कमज़ोर कर दो कि वो इन्फेक्ट ना कर सके, बट वो ज़िंदा रहता है, और उसको इंजेक्ट कर दो तो बॉडी ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स करेगी इंस्टेड ऑफ अ किल्ड वायरस या किल्ड वायरस का कोई पार्ट। लेकिन एनिमल्स में और वाइल्ड एनिमल्स में ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज जो एक वैक्सीन हमने एक एनिमल के ऊपर टेस्ट करके बना ली, वो अगर दूसरे लाइव वायरस है क्योंकि वो, और वो प्रोपगेट भी हो सकता है, सो चांसेस होते हैं कि वो जब दूसरी स्पीशीज़ में जाएगा तो उस पर कैसे रिएक्ट करेगा वी डू नॉट नो, एंड दे माइट इवन किल। ऐसा पहले भी टेस्ट किया गया था कि
कुछ वैक्सीन्स को टेस्ट किया गया था तो पूरा का पूरा जो पैक था एनिमल का वो सब के सब की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दैट वैक्सीन, क्योंकि जो लाइव अटेंचुएटेड वैक्सीन थी वो उनके लिए सुटेबल नहीं थी। सो जो बेस्ट वैक्सीन है वो थी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन, और वो इसी वजह से था क्योंकि अटेंचुएटेड वैक्सीन एक से ज़्यादा स्पीशीज़ में काम नहीं कर सकती और वो डिजीज़ भी कोज कर सकती है उस दूसरे एनिमल में, जिसकी वजह से उस एनिमल की भी डेथ हो सकती है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनकोवैक्स पहली इंडिया की एनिमल वैक्सीन जो इंडिया में बनाई गई है, प्लस कौन से बाकी रिसर्च चल रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है, लाइव अटेंचुएटेड वैक्सीन क्या है, और कौन कौन से टाइप की वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन्स, इन सब में क्या डिफरेंसेस है, कैसे बनते हैं। ऑलरेडी इस साल प्रीलिम्स के पेपर में पूछे हुए थे क्वेश्चंस, 2 एटलीस्ट। नेक्स्ट ईयर भी इस सेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इट रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। थैंक यू।